नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं रसशास्त्र में धातु वर्ग। रसशास्त्र में धातु वर्ग को देख रहे हैं और धातु वर्ग में हम पहली धातु ले रहे हैं लोह धातु। कौन सी धातु ले रहे हैं? लोह धातु, जिसको क्या बोला गया है? आयस बोला गया है। इंग्लिश में नेम इसको बोला गया है आयरन। इसका जो मतलब ये आयरन का Fe होता है, 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 56 इसका एटॉमिक मास होता है। अब हमने पता किया था इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता था 1520 डिग्री सेंटीग्रेड होता था और बॉइलिंग पॉइंट जो था 2950 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.7 थी। ध्यान रखिएगा भैया, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है 1520 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम इसका इतिहास देखते हैं तो वैदिक साहित्य में भी उल्लेख मिलता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में उल्लेख मिलता है। लोहे की उत्पत्ति जो बताई गई है काल मूर्ति यमराज से बताई गई है। लोहे की उत्पत्ति किससे बताई गई है भैया? काल मूर्ति यमराज से बताई गई है। और लोहे का अग्नि में क्षय कितना होता है? 10% तक इसका अग्नि में क्षय होता है। इसके लिए कौन सा ग्रह होता है? शनि ग्रह होता है। लोह का वर्ण कैसा होता है? कृष्ण वर्ण का होता है। कौन से टाइप में आता है? शुद्ध लोह में आता है, ना कि पूती लोह में ये या मिश्र लोह में नहीं आता है। कौन से लोह में आता है? शुद्ध लोह का टाइप होता है। इसका मारण किससे करते हैं? हिंगुल के द्वारा करते हैं। और लोह भस्म का वर्ण कैसा होता है? पक्व जंबूफल सदृश रक्त वर्ण की होती है। पक्व जंबूफल के समान रक्त वर्ण की जो भस्म होती है वो किसकी होती है? लोह भस्म की होती है। अब हम देखते हैं इसका प्राप्ति स्थान। तो ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, एमपी, राजस्थान आदि जगहों पर मिलता है। इसके पर्याय के बारे में बात करें तो आयस जो मोस्टली यूज होता रहता है, तीक्ष्णक, आयश, कालायश, काल आयश और शस्त्र लोह क्या बोलते हैं? शस्त्र लोह बोलते हैं। लोह के खनिज के बारे में बात करें तो लोह के कौन कौन से खनिज मिलते हैं? यौगिक अवस्था में मिलता है तो यौगिक अवस्था में गेरिक के रूप में Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, कासिस FeSO4.7H2O, मार्क्सिक Fe2S3 या विमल भी इसी का ही होता है। विमल भी Fe2S3 होता है। स्वर्ण मार्क्सिक होता है Ce2S2 Fe2S3, कॉपर पायराइट जो होता है। अब हम देखते हैं लोहे के भेद कि कितने टाइप के हमारे पास लोह होते हैं। तो जो लोह रसरत्न समुच्चय में बताए हैं उन्होंने 3 टाइप के लोह बताए हैं, जिसमें मुंड लोह, तीक्ष्ण लोह और कांत लोह। मुंड लोह से तीक्ष्ण लोह श्रेष्ठ होता है और तीक्ष्ण लोह से कांत लोह श्रेष्ठ होता है। तो हम चिकित्सा में औषधि निर्माण के लिए या तो तीक्ष्ण लोह का उपयोग करते हैं या फिर कांत लोह का उपयोग करते हैं। तो ये दो मुंड लोह जो होता है 3 प्रकार का होता है, मृदुमुंड, कुंठमुंड, कडारमुंड। जो मर्दुमुंड होता है इस पर अगर आघात करते हो तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है। कुंठमुंड जो होता है ये देर से टूटता है इस पर आघात करने से, जबकि जो कठार मुंड होता है इस पर आघात करने से बहुत जल्दी फैल जाता है। वो टूट जाता है, ये देर से टूटता है, देर से फैलता है, ये बहुत जल्दी फैल जाता है। तीक्ष्ण लोह में होता है खर तीक्ष्ण, सार तीक्ष्ण, रत्नाल तीक्ष्ण, तारावट तीक्ष्ण, वाजीर तीक्ष्ण और काल तीक्ष्ण लोह। ठीक है, अब हम देखते हैं कांत लोह के बारे में। कांत लोह के भी 5 टाइप बताए उन्होंने, भ्रामक, चुंबक, कर्षक, द्रावक और रोमकांत। कौन कौन से बताए हैं? भ्रामक, चुंबक, कर्षक, द्रावक और रोमकांत बताए हैं। तो जो भ्रामक होता है वो दूसरे लोह कण को गति करवा देता है। दूसरे जो लोहे के कण होता है उनको भ्रमित करवा देता है, उनको गति करवा देता है। चुंबक जो होता है वो चुंबित कर देता है दूसरे लोह कणों को। कर्षक जो होता है वो अपनी ओर खींचने वाला जो होता है। कर्षक क्या होता है भाई? अपनी ओर खींचने वाला। द्रावक क्या होता है? जो द्रवित कर देता है। रोमकांत क्या होता है? जिस लोह को तोड़ने पर उसके कण उसमें लोहे की भांति चिपक कर खड़े हो जाए। क्या होता है भैया? जो रोमकांत होता है, लोहे को तोड़ते हैं तो उसके जो कण होते हैं उसमें लोहे की भांति, बाल की भांति जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं चिपक कर। तो वो कौन सा लोह होता है? कांत लोह का एक टाइप होता है रोमकांत। ठीक है, हम देखते हैं लोहे के दोष। तो लोहे में 7 दोष पाए जाते हैं। देखो, गुरुता गलानी 2G 3D याद रखिएगा। गुरुता गलानी, दहा दृढ़ता दुर्गंध, अश्मरी और उत्कलेद। क्या है? 2G 3D है और एक A है, एक U है। 2G 3D UA, 2G 3D UA, उत्कलेद और अश्मरी, ऐसे याद रखिएगा। लोह की शोधन की आवश्यकता क्यों है? वे किसी भी धातु के शोधन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे दोष होते हैं जो आयु, बल और कांति का नाश करने वाले होते हैं, हृदय में पीड़ा और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब हम देखते हैं लोहे का शोधन। तो सामान्य शोधन सभी धातु का समान होता है। तेलम तक्रे ग्वामूत्रे ह्यार नालकुलत्तजे कर्मान निषेच्य तप्त द्रावितु शब्ददा सरण आदि लोह पात्राणाम शुद्धि रेशम प्रशस्यते। यानी तेल में, तक्र में, गौमूत्र में, हरनाल में और
आरनाल यानी कांजी में और कुलत्थ क्वाथ में, इनमें क्रम से आपको कितने बार 7 बार क्या करना है, निर्वाप करना है। इनको लो तप्त तक गर्म करना है और इन जो ये 5 आपको मीडियम दिए हुए हैं, इन 5 मीडियम के अंदर 7 बार आपको क्या करना है, इनको निर्वाप करना है। अब हम देखते हैं लोह का विशेष शोधन। तो विशेष शोधन का जो मेथड बताया उन्होंने रसरत्न समुच्चय में, सामुद्र लवणोपेतम तप्तम निर्वापित खलु त्रिफला क्वथिते नूनम गृहदोषम एस त्यज्येत है, यानी लोह के पत्र पर आपको समुद्र लवण के घोल का, इसका बहुत ज्यादा गाढ़ा घोल बनाना है समुद्र लवण का, और लोह के पत्र पे क्या कर देना, आपको लेप कर देना, लोहे के पत्र पे क्या कर देना है, लेप कर देना है। फिर इसको रक्त तप्त करके त्रिफला क्वाथ में बुझाना है 7 टाइम, त्रिफला क्वाथ में बुझाना है कितने बार, 7 बार तक, तो आपका जो लोह होता है वो शुद्ध हो जाता है। या फिर त्रिफला क्वाथ को 8 गुना गोमूत्र में क्वाथ बनाना है, त्रिफला का 8 गुना गोमूत्र में क्वाथ बनाना है। जब ये क्वाथ कितना रह जाना चाहिए, 1/4 शेष क्वाथ रह जाए, तो शुद्ध लोह को इस क्वाथ से 21 दिनों तक मर्दन करना है। जो क्वाथ बनाया है त्रिफला क्वाथ से, शुद्ध लोह को 21 दिनों तक मर्दन करना है, स्राव संपुट करना है और गजफुट देना है। क्या करना भैया, गजफुट देना है। फिर जब ये स्वांशित हो जाए तो इसमें दिन में भावना और रात में पुट देना होता है। टोटल इस प्रकार 21 फुट देंगे तो हमारा जो लोह होता है उसका मारण हो जाता है, उसकी भस्म बन जाती है, लोह की भस्म बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि शुद्ध तीक्ष्ण लोह चूर्ण लिया, उस पर श्वेत पुनर्नवा या वाशा पत्र सौरस की भावना दी, और उस भावना देने के बाद उसमें 30 गजफुट लगाए हमने। कितने गजफुट, 30 गजफुट लगाए, तो रक्तवर्ण की भस्म बन जाएगी हमारे पास, रक्तवर्ण की भस्म बन जाएगी। तो दोनों में से याद रखिएगा कि एक तो 21 फुट में इसका मारण कर रहे हैं या फिर 30 गजफुट लग रहे हैं। इसका पुट कौन सा लग रहा है हमारे पास, गज पुट लग रहा है। त्रिविध लोह पाक भी बताया है रशंद्रसार संग्रह में, इसमें बताया भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक। भानुपाक में क्या लिया, शोधित लोह के चूर्ण लिया, उसमें त्रिफला क्वाथ डाला और धूप में सुखाया 7 बार तक धूप में सुखाते गए इसको, ठीक है। स्थालीपाक में क्या किया कि भानुपाक से प्राप्त लोह का चूर्ण लिया, ये जो यहाँ से आपको शोधित लोह मिला उसको आपने लिया, त्रिफला क्वाथ इसमें मिलाया और स्थाली में रखकर तीव्र अग्नि पर सुखाया। आपको हॉट हीट देनी है, यहाँ पर तीव्र अग्नि देनी है, उस पर सुखाना है। और पुट पाक में क्या होता है, स्थाली पाक से जो प्राप्त हुआ लोह चूर्ण है उसको औषधियों के सौरस के साथ मर्दन किया और उसकी चक्रिका बनाई, स्राव संपुट किया और इसमें गजपुट लगा दिया हमने। कौन सा पुट लगाया, गजपुट लगा दिया, तो हमारे पास कौन सी भस्म बन गई, यहाँ पर निरुद्ध भस्म बन जाती है। अब भानुपाक में जो क्वाथ बनाते हैं वो लोह के चूर्ण के समान त्रिफला लेते हैं, 2 गुना जल मिलाते हैं और 1/4 शेष रखते हैं। जबकि स्थाली पाक में जो क्वाथ बनाना होता है उसमें लोह चूर्ण से 3 गुना त्रिफला लेते हैं। पहला जो भानुपाक था उसमें समान भाग में त्रिफला ली थी, यहाँ 3 गुना भाग में त्रिफला ली थी, यहाँ 2 गुना ही जल मिलाया था, यहाँ 16 गुना जल मिला रहे हैं और 1/8 शेष रख रहे हैं। कितना, 1/8 शेष रख रहे हैं। अब हम बात करते हैं लोह भस्म की परीक्षा के बारे में। तो इसका वर्ण हमने पहले भी बताया था, पक्व जंबुफल सदृश रक्त वर्ण की होती है। उसके बाद में इसमें वारितर परीक्षा देता है, रेखा पूर्णत्व, निश्चंद्र परीक्षा होती है, अपुनर्भव परीक्षा होती है, निरुत्त भस्म होती है, अवामी होती है, निस्वादु होती है, लघु होती है और सूक्ष्म होती है इसकी जो भस्म होती है। अब हम देखते हैं इसके गुण कर्म। लोह भस्म के गुण कर्म होते हैं, तिक्त मधुर रस की होती है, लघु सूक्ष्म गुण होता है, शीत वीर्य है, कफ वात हर होती है। इसके जो कर्म है, लेखन, नेत्रीय, बल्य, वर्ष्य, दीपन, वर्ण्य, मेध्य और रसायन कर्म करने वाली होती है। थेरेपेटिक यूज, कौन से रोगों में इसका उपयोग करेंगे, उदर रोग में, क्षय रोग में, कुष्ठ में, गुल्म में, प्लीहा रोग में, पांडु रोग में आदि रोगों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज बताइए 1/4 से 2 रत्ती। कितनी डोज है इसकी, 1/4 से 2 रत्ती बताइए, ध्यान रखिएगा। इसका अनुपान बताया है त्रिफला, मधु, घी, दूध, औषधि सौरस, त्रिफला, मधु, घी, दूध और औषधि सौरस। अगर आपने अपक्व या अविधि लोह सेवन जन्य भस्म, लोह भस्म का अगर आपने सेवन किया तो आपके पास कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें आयु बल कांति का नाश हो जाता है, हृदय में पीड़ा, गुल्म, कुष्ठ, अग्निमांद्य और मृत्यु तक भी हो सकती है। अगर आपके पास वो अगर अविधि लोन सेवन जिन्होंने किया और उसमें आपको जो दोष उत्पन्न हुए उसका शमन कैसे करेंगे, उसका उपाय बताया है कि अगस्त्य सौरस से भावित विडंग का सेवन करना है जब तक कि आपके जो सिम्टम आए वो सबसाइड ना हो जाए। अगस्त्य पत्र सौरस से भावित विडंग का सेवन करना है। लोह भस्म सेवन में अपथ्य क्या होता है, कुष्मांड, तिल का तेल, मांस, राई, अमल द्रव्य और मसूर। मांस, राई, अमल द्रव्य और मसूर जो होते हैं लोह भस्म सेवन में अपथ्य होते हैं। इनका योग बताएं, नवायश लो, धात्री लो, सप्तामृत लो, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, गर्भपाल, कुछ भी 1-2 योग याद रखिएगा। लोह भस्मार्थ
पुट संख्या का महत्व है कि 1 पुट देंगे तो लौह भस्म रसक्रम के लिए उपयोग में ली जाएगी। 10 से 100 पुट देंगे तो रोग का नाश करेगी। 100 से 1000 पुट देंगे तो रसायन के लिए रूप में उपयोग हो जाएगी। और 100 से 500 पुट देंगे, 10 से 500 पुट देंगे तो ये वाजीकरण के लिए उपयोग में होती है। लौह भस्म का निरुत्थीकरण कैसे करते हैं? निरुत्थीकरण कैसे करते हैं कि मारित लौह की भस्म लिया आपने, जो लौह भस्म बन गई है, उसमें समभाग में शुद्ध गंधक मिलाया, समभाग में शुद्ध गंधक मिलाया, फिर उसमें गोघृत डाला और उसका घृत कुमारी सवरस के द्वारा मर्दन किया, घृत कुमारी सवरस के द्वारा मर्दन किया, फिर उसका गजफुट का लगा दिया। जब एक गजफुट लगाने के बाद में जो आपको लौह भस्म मिलेगी, वो लौह भस्म की क्या होगी? निरुत्थीकरण हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।